नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है। हम आज आपके लिए लेकर उपस्थित हुए हैं पर्यावरण के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो विगत वर्षों में यूपी टेट, सी टेट तथा सुपर टेट एग्जामों में पूछे जाते रहे हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्न में रबी की फसलें हैं। रबी की फसलें कौन कौन सी हैं? धान, चना, गेहूँ, मक्का, मक्का, धान, चना, गेहूँ। तो रबी की जो फसलें होती हैं वो हमारी अक्टूबर से जनवरी के मध्य जो है बोई जाती हैं और काटी जाती हैं। अक्टूबर से जनवरी के मध्य होती हैं। तो इस प्रकार की फसलें जो है रबी की फसलें कहलाती हैं। इन फसलों में चना, गेहूँ, सरसों, आलू, मसूर जो है ये फसलें आती हैं। यहाँ विकल्प नंबर हमारा चौथा राइट रहेगा। अगला प्रश्न है हमारा, पौधों को वायुमंडल का शुद्ध कारक कहा जाता है क्योंकि इसमें होती है, जो पौधे होते हैं उनको वायुमंडल का शुद्ध कारक कहा जाता है। इसका क्या कारण है आपको बताना है। श्वसन क्रिया होती है, वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, या ये सभी। तो जो पौधे होते हैं वायुमंडल को शुद्ध करते हैं और पौधे जो CO2 गैस को लेते हैं तथा O2 गैस निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर ऑक्सीजन निकालते हैं, जिससे हमारा वायुमंडल शुद्ध होता है। इसलिए जो है पौधों को वायुमंडल का शुद्ध कारक कहा जाता है। तथा जिस क्रिया के द्वारा वो CO2 लेकर O2 निकालते हैं, का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर ऑक्सीजन बाहर करते हैं, वह क्रिया जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहलाती है। इसलिए विकल्प नंबर हमारा जो यहाँ तीसरा सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी गैस अधिकतम भूमंडलीय तापमान वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? जो भूमंडलीय तापमान में आजकल जो दिनों दिन बढ़ोतरी होती जा रही है, उसके लिए हमारी कौन सी गैस उत्तरदायी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या नाइट्रस ऑक्साइड, इनमें से कौन सी गैस भूमंडलीय तापमान वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? तो हमारी जो CO2 गैस है, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जाना जाता है, ये भूमंडलीय तापन के लिए जो है उत्तरदायी है। इसलिए विकल्प नंबर यहाँ हमारा तीसरा सही रहेगा। अगला प्रश्न है हमारा, घरेलू मवेशी। घरेलू मवेशी मतलब जो घरेलू पालतू पशु होते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़, तो इस तरह के पशु किस हरित गैस का उत्पादन के लिए उत्तरदायी होते हैं? ये जो पशु हैं कौन सी गैस जो है उत्पादित करते हैं हरित गैस? तो ओजोन गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, या मीथेन है। तो ये जो पशु होते हैं, ये जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं, तो ये जो है मीथेन गैस के उत्पादन के लिए उत्तरदायी होते हैं। मीथेन CH4, इसको रसायन भाषा में CH4 कहा जाता है। मीथेन गैस का उत्पादन इनके द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, नदी मुहाना के लक्षण हैं। जो नदी मुहाना है उसके कौन कौन से लक्षण हैं? ताज़ा एवं खारा जल, ये भी जो है नदी मुहाना का लक्षण है। समुद्री जैव विविधता, ये भी नदी मुहाना का लक्षण है। अधिक उत्पादकता, ये भी नदी मुहाना का लक्षण है। इसलिए विकल्प नंबर यहाँ हमारा चौथा सही रहेगा, यह सभी। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा कहलाती है। जो खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों का प्रयोग किया जाता है खाद्य श्रृंखला द्वारा, तो उसमें जो निरंतर बढ़ती हुई मात्रा होती है उसे क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी संतुलन कहा जाता है, जैव सांद्रण कहा जाता है, खाद्य स्तर कहा जाता है, या जैव अपघटन कहा जाता है? तो घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा जो है वो जैव सांद्रण कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, केदारनाथ अभ्यारण्य। जो केदारनाथ में अभ्यारण्य है वो किसके लिए जाना जाता है? बाघों के लिए, हाथियों के लिए, पंछियों के लिए, या अगला हमारा जो विकल्प है वो है कस्तूरी मृग के लिए? तो जो केदारनाथ अभ्यारण्य है वो कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध है। विकल्प नंबर यहाँ हमारा आखिरी सही रहेगा। अगला प्रश्न है, किस मृदा में जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है? तो मतलब मृदा आपको बतानी है कौन सी मिट्टी होती है जिसमें जल धारण की क्षमता सर्वाधिक होती है। दोमट, बलुई, चिकनी, या बारीक बालू? तो जो चिकनी मृदा होती है वो जल धारण क्षमता के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी होती है, उसमें जल धारण की क्षमता जो है सर्वाधिक होती है। इसलिए विकल्प नंबर यहाँ हमारा तीसरा सही रहेगा। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो भारत में हरित क्रांति का जो जनक है उसको किसे कहा जाता है? प्रोफेसर बीरबल साहनी को, डॉक्टर MS स्वामीनाथन को, प्रोफेसर MOP अयंगर को, डॉक्टर V कुरियन को? तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जो है वो हरित क्रांति का जनक कहा जाता है और इनके प्रयासों से हरित क्रांति को एक नई दिशा मिली। और ये जो इन्होंने ये प्रयास किए, ये 1960 के दशक में इन्होंने ये प्रयास किए हरित क्रांति के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है हमारा, बर्फ पर अंडे देने वाला पक्षी है। जो बर्फ पर अंडे देता है वो कौन सा पक्षी है? आर्कटिक टर्न,
हमिंग बर्ड, अल्बाट्रॉस या पेंगुइन। तो इसमें जो बर्फ पर अंडे देने वाला जो पक्षी है वो हमारा पेंगुइन है, ये टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है। और हमिंग बर्ड जो होता है ये हमारा सबसे छोटा पक्षी होता है। अब तक ज्ञात जो सबसे छोटे पक्षी होते हैं उनमें हमिंग बर्ड का नाम आता है। अगला प्रश्न है, आर्कटिक मरुस्थल किसका दूसरा नाम है? आर्कटिक मरुस्थल जो है वो किसका दूसरा नाम है? तो पहला ऑप्शन है टुंड्रा, दूसरा है सवाना, उसके बाद है टैगा और स्टेपीज। तो आर्कटिक जो मरुस्थल होता है वो हमारा टुंड्रा प्रदेश कहलाता है। टुंड्रा प्रदेश, यहाँ जो है बर्फ जमी रहती है और इसलिए इसे आर्कटिक मरुस्थल कहा जाता है। चेम्बरलिन दुर्घटना किससे संबंधित है? जो चेम्बरलिन में दुर्घटना हुई थी ये बात है 1986 की। चेम्बरलिन में एक दुर्घटना हुई थी और ये जो है किससे संबंधित है? तो ये जो दुर्घटना हुई थी ये रूस में हुई थी 1986 में। भूस्खलन, भूकंप, नाभिकीय दुर्घटना, अम्लीय वर्षा। तो 1986 में रूस में जो चेम्बरलिन दुर्घटना हुई थी उसका संबंध जो है नाभिकीय दुर्घटना से है। ये एक नाभिकीय दुर्घटना थी। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण को प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य के रूप में पहचान करता है? अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 48A, अनुच्छेद 51A या अनुच्छेद 20। तो भारतीय संविधान में जो भाग 4 है, भाग 4 के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 51A के अंतर्गत जो है वो प्रत्येक नागरिक को मौलिक कर्तव्य के रूप में पहचान करवाया गया है। पर्यावरण संरक्षण को प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य के रूप में पहचान कराया गया है। तो यहाँ विकल्प नंबर हमारा सही रहेगा, अनुच्छेद 51A, विकल्प नंबर तीसरा। अगला प्रश्न है, वन संरक्षण अधिनियम के अनुसार किसकी खेती गैर वन्य गतिविधि है? वन संरक्षण अधिनियम जो पारित किया गया था उसके अनुसार किसकी जो खेती है वो गैर वन्य गतिविधि है? चाय, रबड़, शहतूत या यह सभी? तो चाय, रबड़, शहतूत इन तीनों की जो खेती है वो गैर वन्य गतिविधि है, इसलिए विकल्प नंबर यहाँ हमारा चौथा सही रहेगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल का कौन सा भाग प्रकाश की पराबैंगनी, जो प्रकाश की पराबैंगनी किरणें होती हैं उनको पृथ्वी की सतह पर आने से रोकता है? तो इसमें जो है समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या अयन मंडल। तो जो प्रकाश की पराबैंगनी जो किरणें होती हैं उनको सतह पर आने से जो रोकता है वो हमारी होती है ओजोन परत। ओजोन परत होती है और ये जो पाई जाती है ये समताप मंडल में पाई जाती है। विकल्प नंबर यहाँ पहला हमारा राइट रहेगा। अगला प्रश्न है, भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? पारंपरिक, नवीनीकृत, अपारंपरिक, नवीनीकृत, अनवीनीकृत, अपारंपरिक, नवीनीकृत या पारंपरिक अनवीनीकृत। तो इसमें जो हमारा भूतापीय ऊर्जा है वो अपारंपरिक नवीनीकृत है। विकल्प नंबर इसमें तीसरा सही रहेगा, अपारंपरिक और नवीनीकृत भूतापीय ऊर्जा। जल चक्र को नियंत्रित करता है। जो जल चक्र होता है उसको नियंत्रित कौन सा जो इसमें अवयव है जो इसको नियंत्रित करता है? तो घास स्थल, वन, प्लवक या उपरोही। तो जो वन होता है वो हमारे जल चक्र को नियंत्रित करते हैं। जो वन होते हैं, वनों में जो पेड़ पौधे होते हैं वो हमारे जल चक्र को नियंत्रित करते हैं। अगला प्रश्न है, खाद्य, प्रकाश तथा स्थान के लिए अधिक संघर्ष होता है। खाद्य, प्रकाश, खाद्य के बाद यहाँ कामा है, खाद्य, प्रकाश तथा स्थान के लिए अधिक संघर्ष जो है होता है नज़दीकी संबंधित जातियों के मध्य जो एक ही स्थान पर रही हों, नज़दीकी संबंधित जातियों के मध्य जो भिन्न स्थान पर उग रही हों, दूर से संबंधित जातियों के मध्य जो एक ही स्थान पर उग रही हों, या दूर से संबंधित जातियों के मध्य जो भिन्न स्थानों पर जो है उग रही हों। यहाँ गलती से उड़ हो गया है, उग रही हों, उग रही हों। तो इसमें जो हमारा विकल्प नंबर पहला है वो राइट रहेगा। खाद्य, प्रकाश तथा स्थान के लिए संघर्ष होता है वो नज़दीकी संबंधित जातियों के मध्य होता है जो एक ही स्थान पर उग रही होती हैं। अगला प्रश्न है, सभी बच्चों को पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण होता सिखाने के लिए प्रत्येक शिक्षण कक्ष में आवश्यकताएं हैं। सभी बच्चों को पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण हेतु
सिखाने के लिए प्रत्येक शिक्षण कक्ष में आवश्यकताएं हैं। संज्ञानात्मक उपयुक्त पाठ्यक्रम, अनुकूल तथा धमकी रहित प्रवेश, स्कूल आधारित आकलन तथा आख्या प्रस्तुत करना तथा उपरोक्त सभी। तो इसमें हमारा कौन सा विकल्प जो है वो राइट रहेगा? तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनको पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण हेतु जो है संज्ञानात्मक उपयुक्त पाठ्यक्रम भी आवश्यक होता है, अनुकूल तथा धमकी रहित प्रवेश भी आवश्यक होता है तथा स्कूल आधारित आकलन तथा व्याख्या प्रस्तुत करना भी जो है ये आवश्यक होता है। इसलिए उपरोक्त सभी जो है विकल्प सही होगा। एक पर्यावरण शिक्षा के लिए ये चीज़ें जो होना आवश्यक हैं और इस तरह का अगर वो माहौल देगा तभी बच्चे जो है पर्यावरण शिक्षण में अपनी विशेष रुचि प्रस्तुत कर सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के सीखने के मुख्य प्रशिक्षण संकेतांक हैं। जो पर्यावरण अध्ययन होता है उसके सीखने के प्रमुख जो है संकेतांक कौन कौन से हैं? पर्यवेक्षक तथा रिपोर्टिंग, अभिव्यक्ति आख्या और वर्गीकरण, पूछताछ विश्लेषण और प्रयोग और उपयुक्त सभी। तो हमारा जो राइट आंसर इसमें होगा विकल्प नंबर इसमें जो है हमारा चौथा सही रहेगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जो है नहीं होनी चाहिए? हमें ध्यान देना है, प्रश्न में पूछा गया है नहीं होनी चाहिए। यह प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करती है। यह शिक्षार्थियों को वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरतों को पूरा करती है। यह वास्तविक घटनाओं, कहानियों और घटनाओं को शामिल करती है। यह परिभाषा और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। तो ये हमारा जो है तीसरा विकल्प होगा, ये तीसरा विकल्प हो जाएगा। लेकिन इसमें जो हमारा विकल्प राइट रहेगा ये रहेगा, यह परिभाषा और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। ये हमारी जो है प्रारंभिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जो है वो नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण हेतु निम्न में कौन सा उद्देश्य आवश्यक जो है नहीं है? तो भौतिक और सामाजिक पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांत को रटकर याद करना, पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान करना और अवलोकन, मापन, भविष्य कथन तथा वर्गीकरण जैसे कौशलों का जो है वो विकास करना। तो पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए जो उद्देश्य है आवश्यक नहीं है। तो जहाँ पर रटकर याद करने की बात आ जाए वो जो है बिल्कुल शिक्षण विधियों के अनुरूप हो ही नहीं सकता। इसलिए विकल्प नंबर यहाँ हमारा दूसरा राइट रहेगा, क्योंकि रटकर किसी चीज़ को याद करना जो है वो किसी प्रकार का कोई कौशल नहीं होता है। अगला प्रश्न है, पेड़ों की कटाई घटाती है। जो पेड़ों की कटाई है वो किसको घटाती है? वर्षा को, मृदा अपरदन को, भूस्खलन को या ये सभी? तो जो पेड़ों की कटाई है वो किस चीज़ को घटाती है ये हमें बताना है। तो जो पेड़ों की कटाई है वो हमारी जो है वर्षा की मात्रा को घटाती है। इसलिए विकल्प नंबर यहाँ हमारा पहला राइट रहेगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में मानव समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है। पर्यावरण अध्ययन में जो है मानव समुदाय जो है वो सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। यह सीखने से उपलब्ध होने वाला संसाधन है, यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है। इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं और उपरोक्त सभी अवसर जो है वो प्राप्त होते हैं। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो उपरोक्त सभी अवसर प्राप्त होते हैं और मानव समुदाय जो है वो मिलकर ये सभी प्रकार के अवसर जो है पर्यावरण शिक्षण में प्रदान कराता है। इसलिए विकल्प नंबर हमारा चौथा राइट रहेगा। अगला प्रश्न है, भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है। तो भागीरथी नदी जो है उसका उद्गम स्थल क्या है? पिंडारी ग्लेशियर, सतोपंत ग्लेशियर, चोराबारी ग्लेशियर झील या गंगोत्री ग्लेशियर? तो जो भागीरथी नदी है उसका जो उद्गम स्थल है हमारी गंगोत्री ग्लेशियर है। विकल्प नंबर चौथा राइट रहेगा। अगला प्रश्न है, मिनीमाता रोग। मिनीमाता रोग ये कई एग्जामों में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। मिनीमाता रोग जो है प्रदूषण जनित रोग है जो परिणाम है समुद्र में बिखरे तेल का,
वायुमंडल में आर्सेनिक जमा होने का, औद्योगिक पारा व्यर्थ को पानी में छोड़ने का, या मनुष्य में कार्बनिक व्यर्थ को पीने के पानी में छोड़ने का। तो जो ये मिनीमार्ता रोग होता है, ये औद्योगिक पारा व्यर्थ को जो है पानी में छोड़ने से फैलने वाला रोग है। और ये रोग जो सर्वप्रथम जापान में हुआ था। जापान में जब उस पानी में जो मछलियां रहती थी, उनका जब शिकार किया गया और लोगों ने उनको खाया तो उनमें ये रोग हो गया। इसलिए विकल्प नंबर यहाँ हमारा तीसरा राइट रहेगा। ये रहे आज के हमारे प्रश्न। आपको कैसे लगे ये हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद मित्रों।